आज कल पहले हमने सेक्शन 9 तक की बातें की थी। आज हम शुरू करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हम सेक्शन 122 वो पढ़ें, क्योंकि उसका हवाला बार बार आना है। सेक्शन 122 CPC, बाकी बातों को समझने के लिए उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। जी 122 पढ़ के तो फिर ये हम पहले भी इसका ज़िक्र कर चुके हैं कि जब मैंने जो तारफ़ी प्रोग्राम था उसमें किया था कि ये 1908 की ज़ाब्ता दीवानी है और अब 2017 है। इससे पहले जो CPC बनी कोई 2 साल चली, कोई 3 साल चली, कोई 7 साल चली थी। फिर ये इस तरह बनाई गई। पहले 3 CPC आई और वो CRPC की तरह ही थी, सिर्फ सेक्शन थे जो नहीं चल सकी। फिर ये 1908 में बनी और 2017 का मतलब है 109 साल से ये लागू है और चल रही है। और तरामीम तो होती हैं जो भी ज़रूरत के मुताबिक हैं और इसे ज़्यादा मौसर बनाने के लिए हैं, मगर ये नहीं हुआ कि 2 साल बाद ही। और जो वो 2-2 साल चली हैं उनमें भी 2 साल में कई तरामीम मैंने ज़िक्र किया था होती रहीं। और चलने की वजह कि 109 साल से ये लागू है, उसकी वजह ये सेक्शन 122 है, बल्कि ये पूरा चैप्टर है, मगर इम्पॉर्टेंट वो 122 वाला है। 122 हम पढ़ते हैं जी। 121 पढ़ लें ताकि वो जो रूल्स हैं आर्डर वाले उनकी क्या हैसियत है। द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल, ये पूरा आर्डर 1 से लेके 52 तक जो हैं वो ये सारा फर्स्ट शेड्यूल है CPC का। शैल हैव इफ़ेक्ट एज इफ़ अनेक्टेड इन द बॉडी ऑफ दिस कोड। जैसे ये सेक्शन है इसी तरह वो भी मौसर हैं, वो भी कानून हैं जो ये हम सेक्शन 121 CPC पढ़ रहे हैं जी। until annulled or altered in accordance with the provisions of this part। ये जो पार्ट हम सेक्शन 122 पढ़ने लगे हैं, जब तक इसके मुताबिक वो ख़त्म ना कर दिए जाएं। लफ्ज़ 2 इस्तेमाल हुए, एनल्ड और एल्टर्ड, उसे बिल्कुल बदल दिया जाए, उसे मनसूख कर दिया जाए। एल्टर्ड होगा कि उसकी जगह पे और ले आएँ, एनल्ड होगा कि उसे वैसे ही मनसूख कर दें, उसे CPC से निकाल दें। तो वो मौसर हैं ता वक्ते के ये जो नीचे हम सेक्शन 122 पढ़ने लगे हैं उसके मुताबिक उसमें तरमीम कर दी जाए जी। सेक्शन 122, पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट्स। जितनी भी हाई कोर्ट हैं जनरल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अब हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और हर सूबे की एक एक हाई कोर्ट है। 5 हाई कोर्ट्स हैं और 1 सुप्रीम कोर्ट है। हर हाई कोर्ट को जो है वो ये इख्तियार दिया गया है, 5 हाई कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है जी। पावर ऑफ सर्टन हाई कोर्ट्स टू मेक रूल्स, ये हाई कोर्ट को ज़ाब्ता दीवानी ने ख़ुद इख्तियार दे दिया है कि वो कवायद बना सकते हैं। और फिर आगे तफसील आ गई, दी हाई कोर्ट्स मे फ्राम टाइम टू टाइम, जब चाहें वक्तन फ़वक्तन, जब भी वो चाहें वो तब्दीली कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दफ़ा करनी है, बनाएं बदल दें, जो मर्ज़ी करें। आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन, सिर्फ ये शर्त है, हाई कोर्ट ने कवायद बनाने हैं और वो पब्लिश होने हैं, गज़ट नोटिफाई होने हैं, तो फिर वो रूल्स होंगे। और किस किस्म के इख्तियार क्या है कि उसमें करें, मेक रूल्स, कवायद बनाएंगे। और रूल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो रूल्स पहले सेक्शन 2 में हम पढ़ चुके हैं कि रूल्स में जो ये रूल्स बने हुए हैं
जो और बनेंगे और जो नमूने दिए हुए हमने पहले दिन अपेंडिक्स वाले वो देखे थे कि अर्जी दावे के नमूने हैं, वो भी रूल्स का हिस्सा हैं, रूल्स में शामिल हैं। मेक रूल्स, हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने हैं। रेगुलेटिंग देयर ऑन प्रोसीजर, हाई कोर्ट ने जो कवायद बनाने हैं वो अपने लिए भी बनाने हैं कि उसका तरीक़ाकार कैसा होगा। एंड द प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोर्ट्स, जो अदालत है दीवानी हैं, जो सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट्स हैं, उनके प्रोसीजर का भी वो कवायद बनाएंगे सब्जेक्ट टू देयर सुप्रिटेंडेंट्स। मगर वो कवायद जो बनाने हाई कोर्ट ने वो अपनी मातहत अदालतों के लिए होने हैं। लाहौर की हाई कोर्ट बनाएगी तो वो पंजाब के लिए बनेंगे, वो सरहद में और कराची और बलूचिस्तान में लागू नहीं होंगे, ना इस्लामाबाद में लागू होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाएगी तो वो इस्लामाबाद तक महदूद होंगे। इसलिए सब्जेक्ट टू एंड द प्रोसीजर ऑफ द सिविल कोर्ट सब्जेक्ट टू देयर सुप्रिटेंडेंट्स, अपनी मातहत अदालतें जिनके वो इंचार्ज हैं उन्होंने सुपरवाइज़ करना है, जिनकी अपीलें उनके पास होती हैं, जिनके सिविल जजेस को वो मुकर्रर करते हैं, उनकी ट्रांसफ़र करते हैं। यह हमने सेक्शन पीछे पढ़ा है कि तमाम अदालतें हाई कोर्ट की मातहत हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिविल कोर्ट्स मातहत हैं। हम सेक्शन 5 में ये बात पढ़ चुके हैं। एंड मे बाई सच रूल्स, जो कवायद बनाने हैं उसके ज़रिए क्या कर सकते हैं, एनल मनसूख कर दें, एल्टर बदल दें, और ऐड या इजाफ़ा कर दें टू ऑल आर एनी ऑफ द रूल्स इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो आर्डर 1 से शुरू होकर 52 तक हैं उसके जितने कवायद दिए हुए हैं उनमें ये 3 काम कर सकते हैं। सेक्शंस को नहीं बदल सकते, जो हम मतलब ये सेक्शन 122 है इसमें नहीं वो तब्दीली कर सकते, इसे मनसूख नहीं कर सकते। सिर्फ फर्स्ट शेड्यूल में जो हैं आर्डर 1 से शुरू होकर 52 तक हैं उनमें तब्दीली का उन्हें इख्तियार दिया गया, वो नए ले आएँ, किसी को मनसूख कर दें या उनमें इजाफ़ा कर दें, तो फिर वो जो है वो कवायद जो हैं वो उसी तरह लागू होंगे जिस तरह सीपीसी में बने हुए हैं। ये इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने बाकी बातें पीछे पढ़नी हैं, तो फिर क्योंकि मैंने वहाँ बार बार ज़िक्र करना था कि इसके साथ ये कवायद भी पढ़ने हैं और वो कवायद भी सेक्शन 121 में दिया हुआ है कि वो उसी तरह मौसर होने हैं जिस तरह ये ज़ाब्ता दीवानी में दिए हुए हैं। इसलिए मैं चाहता था इसके बाद 123 है, रूल मेकिंग कमेटी हाई कोर्ट बना के रखेगी, फिर उसकी मंजूरी जो है वो ली जाएगी। वो कमेटी में कौन कौन शामिल होगा ये पूरा चैप्टर आगे जो है, मगर वो इन्हीं 2 जो सेक्शंस हैं उनकी वजाहत करता है कि वो कैसे बनने हैं, कमेटी क्या होगी, सूबे ने कैसे उसकी मंजूरी देनी है, गज़न में क्या पब्लिकेशन होनी है, वो हमारे मुतलका इस वक्त नहीं है। सेक्शन 121 और 122 के हवाला जहन में रखते हुए अब हम पीछे आ जाएं कि हमने पहले सेक्शन में नाम इसका पढ़ा था कहाँ लागू होगी। सेक्शन 2 में हमने मुख्तलफ़ अल्फाज के मानी जो थे वो पढ़े हैं, डेफिनीशन का सेक्शन पूरा था जिसमें 3-4 सेक्शन इम्पॉर्टेंट थे। डिक्री क्या है, जजमेंट क्या है, आर्डर क्या है। क्योंकि मुझे जो ख़ुसूसी तौर पर मेरे साथी जो एडवोकेट हैं मेरे चैम्बर के, जिन्हें हम जूनियर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्होंने ये सवाल किया था कि डिक्री में, आर्डर में और जजमेंट में क्या फ़र्क है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि सारे हम मिलके उसमें जो है वो बात कर लें। पहले डिक्री की डेफिनेशन दी, उसमें बताया कि डिक्री क्या होगी और अल्फाज ये हैं, मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, जो फ़ैसला किया है उसका सिर्फ़ रस्मी इजहार डिग्री में होता है। आप रोज़ देखते हैं डिग्री में वो लिखा होता है दावा
दिला पाने था और नीचे लिखा होता है पास हुक्म दिया जाता है कि दावा बहक मुद्दई बरखिलाफ मुद्दा डिग्री किया जाता है। सिर्फ इतना इजहार है। दावा किसने किया था वो पार्टीज नेम दिए होते हैं, मगर क्या शहादत थी, प्लीडिंग क्या थी, डिफेंस क्या था, अदालत ने रीज़न क्या दिए, वो डिग्री में नहीं है। सिर्फ फार्मल एक्सप्रेशन है, रस्मी अल्फाज में बयान किया गया है कि ये दावा था और ये फ़ैसला हो गया, वो डिग्री है। मगर उसके साथ फिर वो मानी देने के बाद कहा कि इसमें ये आर्डर भी शामिल होंगे, और फिर कहा कि ये 2 आर्डर शामिल नहीं होंगे। ये इस तरह जो सेक्शन 2(2) में डेफिनेशन दी गई, ये डिक्री हो गई। और जो फिर आगे जजमेंट है उसकी तारीफ़ में दिया है कि जो रीज़न्स हैं फ़ैसला करने के वो जजमेंट में होने। डिक्री में ना शहादत का ज़िक्र होना है, ना रीज़न्स होने हैं, ना किसी कानून का हवाला देना है। ये दोनों में फ़र्क हो गया। और आर्डर में कहा गया कि आर्डर वो हुक्म होगा अदालत का जो डिक्री की तारीफ़ में नहीं आता, वो उसे हम आर्डर कहते हैं। हालांकि वो भी फ़ैसला होता है, उसमें भी होता है कि ये मौक़िफ़ है, ये शहादत है, ये फ़ैसला किया जा रहा है। तीनों में ये बज़ाहिर फ़र्क है। उसके बाद हम सेक्शन 3 पे आ जाएं, जिसमें सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स हमने 122 पढ़ा है, और उसमें हमने पढ़ा है कि जो हाई कोर्ट ने रूल्स बनाने हैं वो अपनी मातहत अदालतों के लिए होने हैं, जिनकी सुपरिटेंडेंस उनके पास है, बाकी के नहीं होने। और यहाँ कहा है कि वो सुपरिटेंडेंस का दूसरा सबऑर्डिनेशन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट मातहत होगी, और सेशन कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज की, क्योंकि जब ये फ़र्क है दोनों में कि जब एक ही साहब फौजदारी काम करते हैं तो ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक उन्हें सेशन जज लिखा गया। और ये भी वजाहत कर दूँ कि सेशन जज का मतलब ये है, जैसे हम कहते हैं असम्बली, सूबाई असम्बली का सेशन शुरू है, एक मखसूस दिन होते हैं जिनमें उसने अजलास करना होता है कि 11 को कॉल किया गया, 17 तक ये जारी रहेगा। इसी तरह कवायद के मुताबिक, CRPC के मुताबिक जो सेशन जज साहब मुकदमा सुनते हैं, जब हम कचहरी में आए थे उस वक्त इसी तरह था कि वो फौजदारी मुकदमा मुकर्रर करते हुए, मसलन सेशन केस मुकर्रर करते हुए तारीख रखते थे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन की, कि इन दिनों में हमने लगातार कार्रवाई करके तो इसका फ़ैसला कर देना। गवाहान मौजूद होते थे, 2 दिन गवाहान लिखे जाते थे, फिर जो है वो बहस होती थी, 3 दिन का सेशन हो गया और फ़ैसला हो गया। इस सेशन की वजह से उन्हें सेशन जज कहा जाता है, जो सेशन करते हैं कि जी जिस तरह असम्बली का सेशन जारी है, इस तरह उनका भी चंद दिनों का मुकर्ररा वक्त होता था कि उसमें फ़ैसला करना है, इसलिए उन्हें सेशन जज का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब वो दीवानी करते हैं तो फिर पंजाब सिविल कोर्ट्स आर्डीनेंस लागू हो जाता है, उसमें उनको डिस्ट्रिक्ट जज लिखा गया है। वो पूरे ज़िले के असल जज वो हैं जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट है, वो उनके पास इख्तियार है। बाकी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेज और सिविल जजेस उनकी सपोर्ट में हैं, वो कोई मुकदमा उन्हें मुंतकिल कर देंगे तो उन्होंने वो समाअत करना है, असल इख्तियार उनका है। जो हम कहते हैं कि जी सीनियर सिविल जज के दावा दायर कर दिया, उन्होंने मार कर दिया, इंट्रस्ट कर दिया फ़लाँ सिविल जज को, वो डिस्ट्रिक्ट जज की पावर है। सिविल कोर्ट आर्डीनेंस के तहत उन्होंने डेलीगेट किया है कि सारा काम मैंने नहीं करना, सीनियर सिविल जज मेरा नुमाइंदा है, ये इंटरेस्टमेंट कर दे, जो मैंने काम करना है वो कर दे, असल दावा वही दाखिल होना है। एक दिन ये भी हुआ था, समझाने के लिए बात मुझे याद आ गई है। मेरे सीनियर, मैं आप की तरह जूनियर था, तो मेरे सीनियर चौधरी इमदाद अली ख़ान साहब ने कहा
1 बजे 2 बजे तक उस वक्त सिविल कोर्ट थी। 1 बजने में कुछ मिनट बाकी थे, उन्होंने कहा फ़ौरन जंप मारो, कार में बैठो और भाग के, आज आखिरी तारीख है, शुफे का दावा दायर करना था, उसकी मियाद 1 साल उस वक्त होती थी, अब 4 माह है, आज आखिरी तारीख है, आज की मोहर इस पे लग के दस्तखत होने चाहिए और चीचाबंदी जाके दायर करो। तो मैंने उन्हें कहा जी फिर आज नवा काम ना करिए क्या? मैंने कहा जी सिविल कोर्ट आर्डीनेंस का इतलाक़ करें, डिस्ट्रिक्ट जज के दायर करें। जंप मार के उठे, आ जा फिर चलिए। डिस्ट्रिक्ट जज उस वक्त जो अब MNA भी हैं, इफ्तिखार अहमद चीमा साहब थे, उनके जो है वो जाके हमने दायर किया और उन्हें हवाला दिया कि जी आप ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के आप जज हैं। उन्होंने कहा मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, और वो दोनों क्लास फेलो भी थे, चौधरी इमदाद अली ख़ान और वो। तो वो दायर किया, उन्होंने मोहर लगाई, दायर डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन आज की, टू अपीयर बिफोर सिविल जज फर्स्ट क्लास फलां फलां ऑन 2 दिन की बाद के वहाँ पेश होगा। दायरी हो गई, असल इख्तियार उनका है और उन्होंने उस दिन इस्तेमाल किया। वो आप देखें, जो जब दायर करते हैं अपीलों पे, बेल एप्लीकेशन पे, सिविल कोर्ट का जो सुप्रिटेंडेंट वो मोहर एक लगाता है, वो मोहर का असल इख्तियार डिस्ट्रिक्ट जज साहब का है सिविल कोर्ट आर्डीनेंस के मुताबिक। तो सब बाकी उनकी सिर्फ स्पोर्ट में है, वो जिसको जो इंटरेस्ट करें वो उन्होंने समाप्त करना है, वो जब चाहें उनसे वापस भी ले सकते हैं। और उसके लिए हम मेरी बात की तायीद के लिए सेक्शन 24 में आ जाएंगे। जी पहले 3 लाइनें छोड़ के नीचे के अल्फाज पढ़ने लगा हूँ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एट एनी स्टेज ट्रांसफ़र एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर इट फॉर ट्रायल। अब ये देख लें, सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग, जिनमें सूट भी शामिल है, और कहाँ पेंडिंग है? बिफोर इट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज के रूबरू पेंडिंग है, और उसे वो क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो क्या लॉ कह रहा है कि सूट उनके पेंडिंग होना है, ये अलग बात है कि अब सारे सिविल जजों के पास होते हैं, इसलिए लॉ सपोर्ट कर रहा है मेरी बात की कि उनके रूबरू दावा पेंडिंग होगा। आर डिस्पोजल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, वो अपना जो है उसे ट्रांसफ़र करके किसी सिविल जज को जो उनके मातहत है भेज सकते हैं, वो दावा जो उनके पेंडिंग था। एंड कम्पिटेंट टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम, मगर ये भेजते हुए उन्होंने देखना है कि वो कम्पिटेंट है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के सूट के हिसाब से भेजना है। और बी, विड्रा एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। सिविल कोर्ट आर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी उनके सबऑर्डिनेट हैं, उनके रूबरू या किसी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है तो वो विड्रा कर सकते हैं। और अगला लफ्ज़ जो मेरी बात की तायीद कर रहा है, ट्राई या डिस्पोज ऑफ द सेम, सिविल जज के पेंडिंग था, उन्होंने ट्रांसफ़र अपनी कोर्ट में कर लिया और उसे उन्होंने फैसला किया, डिस्पोज ऑफ कर दिया। इस तरह उनका इख्तियार ख़त्म नहीं है कि सिविल जज के अलावा वो नहीं कर सकते। ये ताज़ा ही जावेद अहमद ख़ान साहब के एक रिवीजन में ये पॉइंट रेज़ हो गया, और हाई कोर्ट के जज बज़िद थे कि डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे, उनके पास स्टे की अपील पेंडिंग थी, स्टे नीचे से खारिज हो गया, अपील पेंडिंग थी, उन्होंने फ़रीक़ैन को राज़ीनामे पे आमादा किया और राज़ीनामा हो गया। अब फ़ाइल उनके पास वैसे तलब हुई थी स्टे की बहस के लिए, उन्होंने आर्डर किया कि मैं इस केस को अपनी कोर्ट में ट्रांसफ़र करता हूँ, फ़रीक़ैन के बयान लिखे और राज़ीनामे की बुनियाद पे फ़ैसला कर दिया। उसके ख़िलाफ़ 12/2 की एप्लीकेशन हो गई जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से खारिज हो गई,
उसके बाद अब हाई कोर्ट में रिवीजन पेंडिंग थी और वहाँ ये पॉइंट आ गया कि ये तो जो कार्रवाई की है विदाउट ज्यूरिडिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट जज को इख्तियार नहीं था कि सिविल सूट का फ़ैसला कर देता। वो मुखालिफ वकील थे अपने जावेद अहमद ख़ान साहब, उनको फिर मुझसे पूछा कि जी ये जज साहब का व्यू है। फिर मैंने सिविल कोड आर्डीनेंस और ये सेक्शन सब आर्डिनेशन वाला और 24 वाला उन्हें जब नोट्स उन्होंने बना लाया, फिर उस पर फैसला हो गया और फिट फॉर रिपोर्टिंग भी हो चुका है। अगले महीने जो है वो आपके रूबरू होगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये इख्तियार हासिल है। जी सेक्शन 3 में हम सब आर्डिनेशन ऑफ कोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें ये बातें आ गई थी। जी सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट टू रेवेन्यू कोर्ट्स, जो उनका इख्तियार है रेवेन्यू कोर्ट्स में भी ये CPC अप्लाई करनी है, तावक्ते के कहा गया हो कि ये बातें अप्लाई नहीं करनी, वरना रेवेन्यू कोर्ट में भी करनी है। दो बातें ध्यान में रखें कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो बाज़ कार्रवाइयाँ एज ऑफिसर करता है, बाज़ कार्रवाइयाँ एज रेवेन्यू कोर्ट करता है। जब ये कह रहे हैं कि वहाँ CPC अप्लाई करनी है तो वो रेवेन्यू कोर्ट वाली जब प्रोसीडिंग है वो करनी है। उनके भी दावे दायर होते हैं, तकसीम के मामलात होते हैं, उसके बाद रिकवरी सूट भी होते हैं, कोशेरर के दरमियान तनाज़ा हो तो वहाँ होना है। इसी तरह जो है वो टेनेंट का और लैंडलॉर्ड का झगड़ा है तो वो रेवेन्यू कोर्ट के तौर पर उन्होंने फ़ैसला करना है, उस वक्त ये CPC अप्लाई करनी है। जी सेक्शन 6 आ गया पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें सेक्शन 9 सिविल कोर्ट आर्डिनेंस के मुताबिक जो है वो पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स जो है वो हाई कोर्ट ने मुकर्रर करनी है, और लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन किया हुआ है उसके मुताबिक 2015 का है, जिसके मुताबिक सिविल जज थर्ड क्लास की ज्यूरिडिक्शन 1 मिलियन 10 लाख, ये 16 नहीं मेरे ख्याल 15 के अखीर का या 16 जोड़ा भी नोटिफिकेशन है वो तनाज़ा नहीं है। उसके बाद जो है सेकंड क्लास की 5 मिलियन 50 लाख तक मालियत के दावी सेकंड क्लास सिविल जज अब सुन सकते हैं। एक दौर था जब थर्ड क्लास सिविल जज की 2000 हुआ करती थी, फिर 10,000 रही है। लेटेस्ट जो है वो 1 लाख थी, अब वो 10 लाख है। तो उस वक्त प्रीवी काउंसिल तक मामले इस बात के जाते थे कि अदालत सिविल कोर्ट ने जो है फ़ैसला करते हुए मुझे 1 रुपये 3 आने ख़र्चा मुकदमा दिला दिया है या नहीं दिलाया, इस बात के तनाज़ात प्रीवी काउंसिल तक जाते थे। रुपए की इतनी वैल्यू थी और अब वो वैल्यू कम होने की वजह से सिविल जज दर्जा स्वयं जो है, एक दिन सिविल कोर्ट में मैं गया बहावल नगर पेश होने के लिए, तो रीडर हम जाके बैठे हैं, हमारा नंबर गुज़र गया था। जज साहब ने देखा कि बाहर से वकील आए लगते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा उनकी कोर्ट में गया था, तो उन्होंने रीडर को कहा जल्दी जल्दी बुला ला। 2 मिनट बाद उन्होंने लिस्ट ख़त्म कर दी। तो फिर वो रीडर हमें पूछता है कि जी आप किस नंबर में आए हैं। उसे हालांकि पता भी था कि भाई रीडर पुराना था, जज नया था। मैंने उन्हें बताया कि जी हम 10 नंबरी हैं। तो जज साहब ने भी ये बात सुनी। उन्होंने जब फ़ाइल उसने पकड़ाई ना, तो जज साहब ने वो देख के लिस्ट पे देखा तो वो 10 नंबर ही था। तो जज साहब जो हैं वो कहने लगे, ये एक ज़िमनी बात भी कर दूं कि वो फर्स्ट क्लास सिविल जज थे और उनकी मिसेज़ भी जज थी जो मजिस्ट्रेट दफ़ाती थी। तो फ़ौजियों का ये है कि कर्नल साहब की बेगम को वो ब्रिगेडियर फ़ौजी दूसरे कहा करते हैं कि कर्नल भी उहदे मातहत है। तो वो मजिस्ट्रेट दफ़ाती थी, सीनियर थी उनसे, वो सिविल जज फर्स्ट क्लास। तो जज साहब मुझे कहने लगे मुकदमे का नंबर 10 है, तुहाडा तो नहीं 10 नंबर हैगा। और मैं कहा जी जो असी तुहानू सिविल जज थर्ड क्लास कहते सी है, उदों तुसीं गुस्सा नहीं सी करदा, जे सानू अज नंबर 10 लभ गया तो तुसीं गुस्सा करन डए हो।
ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਕਲਾਸ 3 ਸੀਗਾ, 3rd ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ पढ़ के ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 3rd क्लास सिविल जज लिखा जी। ये इस बात ये बातें की हैं ताकि कोई सौवें ना। हाँ जी, सेक्शन जो है हम पढ़ रहे थे पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन वाला सेक्शन 6, जिसमें अब जो फर्स्ट क्लास सिविल जज है उसकी अनलिमिटेड पावर्स हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अगर सुने सिविल सूट, डिस्ट्रिक्ट जज सुने तो उनकी भी अनलिमिटेड पावर हैं, और ये पंजाब में हैं। कराची में उन्होंने जो है वो महदूद की हुई हैं। 50,000 की मालियत से ज़ायद वाला कराची डिस्ट्रिक्ट के लिए, बाकी सिंध के लिए नहीं, कराची डिस्ट्रिक्ट के लिए सूट हो तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट सुनती है। क्यों बिरला साहब 2 लाख हो गया ਇਹਦੀ सनद उत्थे दी जो हैगी सारे शक कर दे जी। आगे प्रोविंशियल समाज काल कोर्ट्स, ये एक्ट नया आ गया हुआ है मगर अभी तक वो लागू नहीं किया गया, इसलिए ये, और ना ही साहिवाल में कोई समाल काज कोर्ट है, इसे हम गुजारते हैं और सेक्शन 9 पे आ जाएंगे। कोर्ट्स टू ट्राई आल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, मुख्तलिफ जो कवानीन हैं, मसलन सिविल कोड ने फैमिली सूट नहीं सुनना, फैमिली कोड एक्ट में लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन फैमिली कोड की होगी। रेंट का केस हो लैंडलॉर्ड और टेनेंट में तो वो रेंट ट्रिब्यूनल ने सुनना है। पहले रेंट कंट्रोलर था, अब 2009 से रेंट ट्रिब्यूनल का लफ्ज़ आ गया, उसमें फ़र्क लॉ में जो लिखा हुआ है वो। इसी तरह टेनेंट और लैंडलॉर्ड ज़री अराजी की बाबत केस हो तो रेवेन्यू कोर्ट्स ने सुनना है, सिविल कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन बार की हुई है। मगर असूल ये है कि तमाम सिविल नेचर के सूट, और उसमें नीचे बयान किया है कि जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी या ऑफिस हो वो सिविल नेचर के सूट जो हैं वो तमाम सूट। पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि ये दावा किसने समाप्त करना है। इस सेक्शन के तहत होता है कि क्योंकि वो सूट फॉर पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीएम्पशन है, सिविल राइट्स का डिटर्मिनेशन होना है, सिविल कोड ने सुनना है। मतलब है जहाँ नहीं लिखा हुआ, रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट जो है उसमें लिखा है कि रेंट ट्रिब्यूनल सुनेगा, फैमिली कोर्ट एक्ट में लिखा है फैमिली कोर्ट सुनेगी, ईजमेंट एक्ट में कहीं नहीं लिखा किसने सुनना है, प्रीएम्पशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा किसने सुनना है। इस सेक्शन 9 के तहत सिविल कोड ने सुनना है। जहाँ नहीं बयान किया गया, बार ज्यूरिडिक्शन नहीं की गई, वो सेक्शन 9 के तहत सिविल कोड सुनेगी। हर सिविल नेचर का जो सूट है वो है, और एक्सप्लेनेशन इसकी, ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी आर टू एन ऑफिस इज़ कंटेस्टेड इज़ ए सूट ऑफ सिविल नेचर। ये सिविल नेचर की डेफिनेशन भी इसी सेक्शन में दे दी गई। आज जी अब आ गया जी बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जिसे जो है स्टे ऑफ सूट का नाम दिया गया, और वैसे लातीनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो रेस सब जूडिस, जैसे सेक्शन 11 वहाँ लफ्ज़ ही रेस जुडिकाटा इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए लफ्ज़ रेस सब जूडिस, वो लिटिगेशन जो किसी में पहले से पेंडिंग है उसके बारे में ये असूल बयान किया गया है कि अगर फ़रीक़ैन भी वही हों, मुतनाज़ा मामला भी वही हो, कोर्ट कम्पिटेंट टू ट्राई सूट हो, रिलीफ दे सकती हो, तो फिर अगर एक दावा पेंडिंग है तो दूसरा दावा नहीं चलेगा। पहला दावा फ़ैसला होगा, दूसरा दावा की बाद में बारी होगी कि ये फ़ैसला करना है या नहीं करना है। उसे स्टे ऑफ सूट के लफ्ज़ दिए गए हैं, और इसकी जो शराइत बयान की गई हैं कि ये सेक्शन की शराइत क्या हैं, वो मेरे पास जो आमर रज़ा की CPC है उसमें 5 अलहदा बयान की गई हैं, वो मैं बोलने लगा हूँ। द मैटर्स इन इशू इन बोथ द सूट्स मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली द सेम। मामला वही हो,
ये नहीं है कि एक तलाक का दावा है, दूजा खर्चे का दावा है, अगरचे उन्हीं फरीकैन के दरमियान है तो ये सेक्शन 10 नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि मैटर इन इशू मुख्तलिफ हैं। दूसरा, द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट्स मस्ट बी पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ कम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन, अदालत को इख्तियार भी हो। तीसरा, द कोर्ट बिफोर विच द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग मस्ट बी कम्पिटेंट टू ग्रांट द रिलीफ इन द सब्सिक्वेंट सूट। दोनों जो मामलात हैं वो अदालत मजाज भी हो कि वो जो है वो उसको रिलीफ जो उसने इस्तदा की है, प्रे की है, वो दे सकती है। तीसरी शर्त ये है। चौथी है, बोथ द सूट्स मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज आर देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, वही हों या उनके नुमाइंदगान जो हैं, मतलब एक में वो फरीक है, दूसरे में वो मर गया, उसके वर्सा को फरीक बनाया गया, तो वो उसी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सेम पार्टीज़ ही कंसिडर होंगे। पांचवी शर्त है, द पार्टीज मस्ट बी लिटिगेटिंग इन बोथ द सूट्स अंडर द सेम टाइटल। ये ना हो कि बतौर मुख्तार ये उस फरीक मुकदमे में पैरवी कर रहा है इसलिए वहाँ मौजूद है, नहीं, सेम टाइटल भी होना चाहिए, उसका अपना ही तनाज़ा हो। डिप्टी कमिश्नर बतौर सूबा पंजाब के नुमाइंदे में फ़रीक है, तो अगर उसके ख़िलाफ़ पर्सनल कोई कैपेसिटी में दावा करना है तो वो लिटिगेटिंग ऑन द सेम टाइटल नहीं है। ये 5 शराइत हैं कि अगर ये दावा पहले दायर किया है तो उसी नौयत का दूसरा दावा नहीं चलेगा और अदालत उसे स्टे कर देगी। इसे रेस सब जूडिस कहा जाता है। आगे आ गया जी सेक्शन 11, रेस जुडिकाटा। अगर एक मुकदमा फ़ैसला हो जाए तो उसी मामले में उन्हीं फरीक के दरमियान दूसरा दावा नहीं चल सकता, उसे हम रेस जुडिकाटा कहते हैं कि पहले से जुडिशल डिटर्मिनेशन हो चुकी है इसलिए दूसरा दावा नहीं चलना। और इसमें जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो बड़ी मटेरियल हैं, क्योंकि बात चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं और वो एक्सप्लेनेशन से फ़ारग हो जाती हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन 1 हम पढ़ने लगे हैं जी। इसमें लफ्ज़ फार्मल सूट सेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, तो वो डिफ़ाइन किया गया है कि फार्मल सूट से मुराद होगा दायर शुदा पहले नहीं, बल्कि जो पहले फ़ैसला हो गया वो दूसरे पे लागू कर हो जाएगा। The expression farmer suit shall denote a suit which has been decided prior to the suit in question whether or not it was instituted prior thereto। प्रायर का फार्मल सूट से मुराद होगा जो पहले फ़ैसला हो गया वो दूसरे के लिए रेस जुडिकाटा है, खा वो पहले का दायर क्यों ना हो। एक्सप्लेनेशन 2, फॉर द पर्पसेस ऑफ द सेक्शन द कंपिटेंस ऑफ ए कोर्ट शैल बी डिटरमिन्ड irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court। ये नहीं होगा कि जी अभी हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, अभी हमारी अपील पेंडिंग है, उस कोर्ट की हद तक वो हतमी फ़ैसला होगा और रेस जुडिकाटा का इतलाक होगा। तीसरी, द मैटर अबव रेफर्ड टू मस्ट इन ए फार्मल सूट हैव बीन alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other party। मैटर वही होना चाहिए, एडमिट किया, डिनाई किया, जो मर्ज़ी हो, समझा जाएगा कि ये मैटर इन इशू था और डिसाइड हो गया। चौथी, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, एनी मैटर विच माइट, कोई भी मामला जो होना चाहिए था, एंड आर्ट to have been made ground of defense or attack in such farmer suit। मामला उठाना चाहिए था बतौर दिफा के या बतौर अटैक के, अगर वो नहीं भी उठाया गया तो क्या होगा, shall be deemed to have been a matter directly and substantially in issue and such suit। तो समझा जाएगा ये उठाया गया और फैसला हो गया।
डिफेंस नहीं लिया, ये नहीं कोई कह सकता जी मेरा पहले तो ये मौक़िफ़ नहीं था, आपका होना चाहिए था ये मौक़िफ़, आपने नहीं उठाया, उठाना चाहिए था, तो समझा जाएगा कि पहले से डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू था। ये आम तौर पे इसे गलत इंटरप्रेट किया जाता है, इसलिए इसको बड़ा मैंने कहा कि ये इम्पॉर्टेंट है। पाँचवीं, एनी रिलीफ क्लेम्ड इन द प्लेंट which is not expressly granted by the decree shall for the purposes of this section be deemed to have been refused। कोई इस्तदा की गई, अदालत ने फ़ैसला किया ही नहीं, खामोश है डिक्री, तो ये समझा जाएगा कि ये अदालत ने रिफ्यूज़ कर दिया, नहीं ग्रांट की। छठी जी, where persons litigate bona fide in respect of a public right or of a private right claimed in common for themselves and others, all persons interested in such right shall, for the purposes of this section, be deemed to claim under the person so litigated। आर्डर 1 रूल 8 इसकी मिसाल है कि कुछ लोग दूसरों के नुमाइंदे के तौर पर दावा दायर कर सकते हैं, वो फ़ैसला हो गया, रिफ्यूज़ हो गया राइट इनका, या वो ग्रांट हो गया, तो ये कहना कि जी मैं तो उसमें फ़रीक नहीं था, वो समझा जाएगा कि वो जो उन्होंने दावा किया था वो सब की तरफ से किया था। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो पब्लिक राइट और प्राइवेट राइट क्लेम कर रहे हों। अगर वो सब के मुफाद के लिए कर रहे हैं तो वो भी फ़रीक समझे जाएंगे। ये एक्सप्लेनेशन रेस जुडिकाटा के लिए मद्देनज़र रखनी ज़रूरी है जी। सेक्शन 12 जी, जी मैं सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए इंटरव्यू दे के आया, तो हमारे एक सीनियर वकील साहब ने मुझे पूछा क्या क्या सवाल उन्होंने पूछे थे, क्योंकि मानते नहीं हैं वो, मगर मुझे यकीन है कि वो इंकारी सुप्रीम कोर्ट ने किए हुए हैं पाकिस्तान बार कौंसिल ने कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको लाइसेंस दिया जाए। तो वो गुस्सा निकालने के लिए मुझे कहने लगे इंटरव्यू लैंड है बड़ा चीफ जस्टिस बने फिर इनू आप एक सवाल पूछ दो आना ही नहीं। उनका जूनियर बैठा हुआ था, वो कहने लगा नहीं जी नहीं एडी तो कोई गल नहीं। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, वो जूनियर भी 10-12 साल की स्टैंडिंग वाला है, मैंने कहा कभी 12(2) की एप्लीकेशन दी है? कहता बढ़िया। मैं क्या कभी पढ़िया भी है? पढ़िया। मैं क्या 10-12(2) तो बाद च पढ़ना, 12(1) की है। तो सोची पै गया। अज असी खुशकिस्मती है कि 12(1) भी पढ़न लगे हैं, और ये तवज्जो करके पढ़ना है कि 12(1) हैगा, 12(2) तो तां ही पढ़ना है जे 12(1) पढ़ांगे, क्योंकि ओदी एक्सैप्शन है। जे 12(1) नहीं समझना तो 12(2) की समझ के जानी। इस वास्ते 12(1) पहले पढ़न लगे हैं तो फिर 12(2) पढ़ना। बार टू फर्दर सूट, जिस तरह रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस हम पढ़ा है, उसी के ये हैं कि अगर ये कह दिया है कि जी दावा मज़ीद नहीं होगा, दोबारा दावा नहीं होगा, तो क्या असूल है। वेयर ए प्लेंटिफ इज़ प्रिक्लूडेड बाई रूल्स, जो रूल्स हैं हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है और 122 भी पढ़ा है कि मुख्तलिफ़ कवायद जो हैं फ्राम इंस्टीट्यूटिंग रूल्स में अगर माने किया गया है, रोक दिया गया है कि जी दावा नहीं हो सकता, तो ऐसी सूरत में फ्राम इंस्टीट्यूटिंग ए फर्दर सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर काज ऑफ एक्शन ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट। अगर रूल्स में ये बात लिखी हुई है तो फिर क्या होगा
वो मुद्दई जिसने नया दावा दायर करना है, हालांकि रूल में लिखा है कि वो नहीं कर सकता। अभी हम रूल की मिसालें देखते हैं कि कहाँ लिखा हुआ। shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which the code applies। कोड की हमने डेफिनेशन पढ़ी, ये रूल्स समेत पूरी जो ज़ाब्ता दीवानी है इसे कोड कहा गया। इसका नाम ही है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। पूरा ज़ाब्ता जो है, जहाँ जहाँ ये सीपीसी रेवेन्यू कोड का हमने पढ़ा वहाँ भी अप्लाई करेगी। जहाँ जहाँ अप्लाई करती है यहाँ भी करती है, उकाड़े भी करती है, चीचा बंदी भी करती है, पाक पतन भी करती है। जहाँ जहाँ ये अप्लाई करती है वहाँ नया दावा दायर नहीं हो सकता। अगर कवायद में ये बात लिखी हुई है कि मुद्दई अब नया दावा दायर नहीं कर सकता। अब हम ये देखने लगे हैं कि वो कहाँ लिखा हुआ। सीपीसी खोल लें, ऑर्डर 9 रूल 9 पे आ जाएंगे। ऑर्डर 9 रूल 9। Where a suit is wholly or partly dismissed under रूल 8। रूल 8 इसी का ऑर्डर 9 का रूल 8 कहता है कि मुद्दई हाज़िर था, मुद्दा अलैह हाज़िर था, मुद्दई गैर हाज़िर था, अदम पैरवी मुद्दई का दावा खारिज कर दिया गया। अगर ऐसी सूरत हो, अगर दोनों फरीक गैर हाज़िर हैं तो फिर वो 9-8 में नहीं आना, फिर 9-2 और 3 में आना है। ऑर्डर 9 रूल 2-3 में आना है। ये बात हो रही है अगर दावा अदम पैरवी ऑर्डर 9 रूल 8 में खारिज कर दिया गया कि मुद्दा अलैह की हाज़िरी लगी हुई है, तो फिर क्या कहता है? द प्लेंटिफ शैल बी प्रीक्लूडेड फ्राम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम काज ऑफ एक्शन। हमने 12(1) में पढ़ा है ना कि जहाँ रूल्स में लिखा हुआ है कि प्रीक्लूडेड फ्राम इंस्टीट्यूटिंग ए फ्रेश सूट, तो फिर नहीं हो सकता। ये लिखा हुआ देख लें कि अगर मुद्दा अलैह हाज़िर, मुद्दई गैर हाज़िर, दावा आदम पैरवी खारिज हो गया तो ऑर्डर 9 रूल 9 कहता है नया दावा दायर नहीं हो सकेगा। हाँ, आगे लिखा हुआ है कि दरख्वास्त बरामदगी दे के वजह बयान करके क्यों हाज़िर नहीं आया, बरामदगी हो सकती है। प्रीक्लूडेड फ्राम इंस्टीट्यूटिंग ए फ्रेश सूट रूल में लिखा हुआ है कि नहीं हो सकता। सेक्शन 12(1) कहता है कि जहाँ रूल में कहा है ये बात, जहाँ जहाँ सीपीसी अप्लाई करती है उस काज ऑफ एक्शन की बाबत दावा दायर नया नहीं हो सकेगा। दूसरी मिसाल ऑर्डर 23 में आ जाएंगे। ये भी दस देवां कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਡਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੱਭਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਕਲੂਡਡ ਫਰਾਮ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਏ ਫਰੈਸ਼ सूट। The order 23 rule 1। At any time after the institution of a suit, the plaintiff may, as against all or any of the defendants, withdraw his suit or abandon part of his claim। मुद्दई को हक दिया है कि दावादारी के बाद वो जब चाहे किसी मुद्दा अलैह के ख़िलाफ़ वापस ले ले, सारा वापस ले ले। कुछ क्लेम कह दे कि जी मैंने दावा किया 15 लाख की वसूली का, मैं इसे महदूद करता हूँ कि जी 15,000 सिर्फ लूँगा, ये उसे राइट दिया हुआ है। और इसी के तीसरे में देखें क्या लिखा हुआ है पार्ट 3 में, क्योंकि 2 है कि इजाज़त के साथ वापसी
इन बुनियाद पे हो सकती है वो छोड़ने लगे हैं। वेयर द प्लेंटिफ विड्रॉज फ्राम ए सूट or abandons part of a claim without the permission referred to in sub rule 2, he shall be liable for such cost, and the court may award and shall be precluded from instituting any fresh suit। बग़ैर इजाज़त के दावा वापस ले लिया तो फिर नया नहीं हो सकता। और इसमें कहीं ये नहीं है कि मुद्दा लय की तलबी हो गई तब वापस हुआ, मुद्दा लय हाज़िर था तब वापस हुआ। बड़ी असी ये चलाकी खाने दावा दायर किया, स्टे नहीं मिलया तो कहीदा जी मैं वापस ले लेना, 2 दिन बाद फिर कर लाँगा, किसी होर सिविल जज दे लग जाएगा, उतों स्टे ले लाँगा। ये दायर करके वापस ले लिया तो फिर प्रिकल्यूडिड फ्राम इंस्टीट्यूटिंग फ्रैश सूट है। ये जिहड़ा साडे दा वकील लाने की कोशिश करने, उन्होंने पता ही नहीं हुंदा कि इहदे नाल जिहड़ा लीगली नवा दावा नहीं हो सकता और पार्टी का की नुकसान होना। ये वो फौजदारी वकीलों तरह करते हैं, बेल मैं हुण वापस ले लेना क्योंकि उत्थे वो बार नहीं हैगा कि जी तुसी 2 दिन बाद फिर नवी दायर कर सकते हो, नवी का ग्राउंड ते दायर कर सकते हो, मगर सूट का नहीं हैगा। मिर्ज़ा साहब सुनते पे ने? अलबत्ता जो परमिशन वाली बात लिखी हुई है इसी के आर्डर 23 के रूल 1 में दूसरी जो सब रूल 2 है उसमें जो बात लिखी हुई है वो ये है कि अगर वो दावा विड्रॉ कर ले तो फिर नया नहीं दायर हो सकता, मगर अगर दायर पहले कर ले और बाद में विड्रॉ कर ले तो फिर ये बात नहीं है। ये 1983 सुप्रीम कोर्ट 344 में पहली दफ़ा लीडिंग केस वो है। लॉ कॉलेज में हमने लीडिंग केस पढ़े थे। लीडिंग का मतलब थे ये था कि एक बड़ी अदालत ने एक असूल वज़ा किया और उस असूल से अब वो असूल आगे इंटरप्रेट होता आ रहा है, इसलिए उसे लीडिंग केस के तौर पर हम पढ़ रहे थे कि जी प्रीवी कौंसल ने सालमन एंड कंपनी ये उसमें कहा कि ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्टी मस्ट बी हर्ड बिफोर वाले असूल जो हैं वो जब बड़ी अदालत ने वो फ़ैसला किए तो वो लीड कर रहे हैं आगे दूसरे मुकदमों के लिए, इसलिए उन्हें लीडिंग केस कहा जा रहा था। ये जो मैंने कहा है PLD 1983 सुप्रीम कोर्ट 344 उन्होंने इसे इंटरप्रेट किया कि दावा दायर करके नया नहीं हो सकता, मगर नया दायर करके पुराना वापस ले लिया तो फिर ये बार अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ मिर्ज़ा साहब का, अजे इन्हों का दिमाग काम करता है। हाँ जी, एवं नहीं कि असी यही समझने हैं मिर्ज़ा साहब 72 साल के हो गए हो ना, अजे एक सब्र करो भाई, अजे दिमाग काम करता। हाँ जी, ये 2 बातें मैंने मिसाल दी हैं जिनमें प्रिक्लूडेड फ्राम इंस्टीट्यूटिंग ए फ्रेश सूट, जहाँ जहाँ ये बात लिखी हुई है 12(1) सेक्शन कहता है कि नया दावा दायर नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ CPC अप्लाई करती है, ये नहीं है कि अच्छा साहिवाल जिते मैं वापस ले लिया मैं चीचावत नहीं कर लेना, CPC उत्थे भी अप्लाई करती। जी अब पार्ट 2 12(2) का जी 12(1) हम सेक्शन 12 का दूसरा हिस्सा पढ़ने लगे हैं। इसमें हमने देखना है कि किन बुनियाद पे ये कहा गया है कि दावा दायर नहीं होगा, सिर्फ दरख्वास्त दायर होगी। वेर ए पर्सन, यहाँ लफ्ज़ पार्टी टू द सूट नहीं है, पर्सन का लफ्ज़ है। ये भी हो सकता है कि जो दावा फ़ैसला हुआ है वो उसमें वो फरीक ना भी हो फिर भी उसे हक है, क्योंकि पर्सन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। वेर ए पर्सन चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ ए जजमेंट डिक्री और आर्डर ऑन द बेसिस ऑफ, उसने चैलेंज किया, डिक्री भी है आर्डर भी है, दोनों को लफ्ज़ किया और उसे चैलेंज करता है कि ये गलत है।
चैलेंज वो होना है जो उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, अगर उसके हक़ में जा रहा है तो फिर वो चैलेंज नहीं है। इसलिए हर लफ्ज़ जो है वो अपने मानी रखता है, इसे मद्देनज़र रखना है। और ऑन दी प्ली ऑफ, ये 3 बातें बयान की हैं कि अगर ये मौक़िफ़ हो तो फिर क्या होगा। पहला है फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन। एक दिन मैंने जो है वो दरख्वास्त लिखी थी और मिस रिप्रेजेंटेशन का उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया था। जज साहब ने पूछा ये किसका तर्जमा है, तो मैंने जब बताया तो कहते यार सौखा मिस रिप्रेजेंटेशन ही सीगा, क्योंकि इसका उर्दू है तलबीस शख्सी। इसका उर्दू जो है वो ये है, शख्स जो है उसकी जगह पे कोई और पेश हो गया, इबलीस वाला ही तलबीस है। वो झूठे के माने में जो है ना वो तलबीस शख्सी, इसका तर्जमा उर्दू में किया हुआ है। अगर ये 3 बातें हों, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन, के अदालत को तो इख्तियार ही हासिल नहीं था। जैसे मैंने कहा कि 12/2 की दरख्वास्त की निगरानी हाई कोर्ट में थी और हाई कोर्ट का ये व्यू था, मैंने जावेद खान साहब के मुकदमे का हवाला दिया कि जी ये डिस्ट्रिक्ट जज को तो इख्तियार नहीं था, वांट ऑफ ज्यूरिडिक्शन थी, वो उसने सिविल सूट का फ़ैसला कैसे कर दिया। अगर ये 3 ग्राउंड हों तो फिर क्या होगा, ही शैल सीक हिज रेमेडी बाई मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री और आर्डर। तो फिर उसी अदालत ने जिसने वो आर्डर फाइनली किया है, फाइनल का लफ्ज़ भी मटीरियल है, अगर वो अपील में होते होते अगर मेरिट पे आखिर में फ़ैसला हुआ है तो वो जिसने वो फाइनल जजमेंट डिक्री और आर्डर पास किया वहाँ जाना है। वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है कि वहाँ जाके एप्लीकेशन दी जाए, और एप्लीकेशन देनी है बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विच पास द फाइनल जजमेंट डिक्री और आर्डर एंड नॉट बाय ए सेपरेट सूट। पहले दावे दायर हो सकते थे, ये शामिल करने के बाद दावी को निकाल दिया, मगर उसी सूरत में जब ये 3 ग्राउंड हों। इससे हट के अगर ग्राउंड है तो फिर बार नहीं। हाँ जी, NOT लिखा गया। अच्छा, ये जो नई CPC लाल लाल है उसमें कहते हैं कि वो ओ बना लें, नॉट बाय ए सेपरेट सूट। वो हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है यदि नेड़े दी नज़र ठीक काम करती है जी। ये सेक्शन 12 था जी। हम टाइम की हो गया जी, 12/7 जी है। मैं चाहता हूँ कि हम 15 सेक्शन तक तेज़ी से चले जाएं जी। सेक्शन 13 है व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। ये हमारे मुतल्लिका नहीं होती, इसलिए आपने ख़ुद ही इसे सेक्शन पढ़ लेना है। और 14 है कि फॉरेन जजमेंट हो, अगर उसकी कापी पेश हो तो प्रिजम्पशन होनी है। प्रिजम्पशन एज़ टू फॉरेन जजमेंट, दूसरी मुल्कों की जो अदालतें हैं अगर पार्टी के दरमियान वहाँ फ़ैसला हो तो वो क्या होगा, उसकी प्रिजम्पशन होगी। और सेक्शन 15 से प्लेस ऑफ सुइंग आ गई कि दावे कहाँ दायर होने हैं। ये सेक्शन 22 तक जाना है, ये हम अगले जुमे को करेंगे, क्योंकि ये सारे मुतल्लिका है कि दावा किस कोर्ट में दायर होना होगा। मुख्तलफ़ किस्म के दावी के लिए अदालतें मुकर्रर की गई हैं। और ये भी है कि अगर जो जायदाद है वो मुख्तलफ़ अज़ला में हो तो फिर कहाँ दायर होना है। ये 15 से हम आगे जो है इसे शुरू करेंगे। मोबाइल साढ़े नहीं यार